हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बंधु में आपका स्वागत है। आप सबका साथी बंधु हाजिर है एक बार फिर ज्ञान की पिटारा लेकर आप सबके लिए। आज के वीडियो में हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश की उत्पत्ति 544 ईसा पूर्व में हुआ और इसका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशला देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। फिर हम लोग अगली पॉइंट देखेंगे। उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो चेलना थी। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा थी जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत से के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंद्रप्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासक बना। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का ये शासक बन गया। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। फिर हम लोग आगे देखेंगे। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपना पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। जो उदयन थे अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके और शासक बना। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, जो गंगा सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थित है, अपना राजधानी स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। फिर इस वंश की समाप्ति हो गई और नेक्स्ट वंश शिशुनाग वंश बना। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बनता है। फिर पुराणों में उसे कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र की गई। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो सावक मिर थे। कालाशोक की मृत्यु के बाद कालाशोक की जब मृत्यु हो गई उसके बाद 10 पुत्रों ने शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। फिर इस वंश की समाप्ति हो गई और नेक्स्ट वंश नंद वंश आई। फिर अब हम लोग नंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
नंदवंश का जो कार्यकाल था वो 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक थे। 300 नंदवंश का जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है और महापद्म नंद ही थे जो कलिंग पे आक्रमण करके शासन करने वाले पहले शासक थे। फिर हम लोग आगे देखेंगे। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, जिस कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का कार्यकाल 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा और इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 321 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उनसे शादी करवा दिया गया। फिर देखेंगे हम लोग, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला चले गए, जो कि कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी थे। फिर हम लोग देखेंगे अगले शासक अशोक के बारे में, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है और सिंहनल अनुस्मृतियों, जिसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है कि वो अपने 99 भाइयों की हत्या किए थे। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में किया, तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिए थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था, क्योंकि कलिंग युद्ध में इतनी सारी क्षति से आहत हो गए। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष थे। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किए, 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा किए थे, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किए थे, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाए,
14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किए और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए और लुम्बिनी लुम्बिनी में इन्होंने अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा बौद्ध धर्म रहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।